नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। टेंस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके लिए हम अध्ययन करेंगे आज टेंस का। तो देखो टेंस क्या होता है। टेंस 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 को अपन जानते हैं कि भाई इससे समय का या काल का निर्धारण किया जाता है। तो टेंस से हम दो चीज़ों के बारे में देखेंगे, वो कौन कौन सी है। पहली चीज आती है टाइम। टेंस में हम टाइम का भी अध्ययन करते हैं। टेंस में हम वर्क का भी अध्ययन करते हैं। टाइम में किसका अध्ययन करेंगे? टाइम में हम अध्ययन करते हैं कोई भी वस्तु है, जैसे वो भूतकाल में कैसी थी, वर्तमान में उसका क्या प्रभाव है और भविष्य में क्या होगा। जैसे हम पहले ये समय रेखा है, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। जैसे हम मान लेते हैं कि मैं वर्तमान में कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, तो वर्तमान में कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। उससे पहले हम कक्षा 7 में पढ़े होंगे और फिर हम कक्षा 9 में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से तो हम समय यानी टाइम का निर्धारण करते हैं। जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर। इस प्रकार से हम टाइम का निर्धारण करते हैं। और अब वर्क का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, भी कौन सा वर्क कितना हुआ, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हम टेंस को 2 भागों में डिवाइड करके उसमें हम टाइम का भी अध्ययन करते हैं और वर्क का भी अध्ययन करते हैं। टाइम के अंतर्गत हम पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर प्रेजेंट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रत्येक टेंस के उसके कार्य के ऊपर अध्ययन करेंगे, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हमने टेंस के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। टेंस में वर्क और टाइम दोनों का अध्ययन किया जाता है। टेंस के बाद हम सेंटेंस की चर्चा करें। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। A sentence is groups of meaningful words is called as sentence। वाक्य क्या कहलाता है? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड एज
सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला प्रकार असर्टिव सेंटेंस। दूसरा पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम दो सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। सामान्यतया हम इन टेंस में तीन प्रकार के सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इनके माध्यम से हम टेंस के हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। कैसे इनका प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्कूल में हमने सीखा था, हमारे अध्यापकों ने हमें सिखाया था कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, तो है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। क्या ये शब्द आने से ही हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल देंगे? हम कहेंगे हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही सिखाया है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि वाक्य में इज, एम और आर का प्रयोग करने से क्या सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होगा या होगा। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। क्या सेंटेंस में हैज और हैव के प्रयोग करने से सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाएगा, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो मैं आपके सामने सेंटेंस प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला सेंटेंस है हमारा, आई एम ए टीचर। आपसे पूछा जाए कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है। ऑप्शन है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर डी ऑप्शन है आपके पास
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताइए इस सेंटेंस का सही आंसर क्या है? तो दिए गए सेंटेंस कौन से टेंस को दर्शाता है? तो ये सेंटेंस दर्शाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। पर क्यों? हम इसमें एम देख करके कंटिन्यूस पर भी तो जा सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। पर किस कारण से ये सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस का है? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब आ रही है एम, ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। इसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में, यानी कि ये यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की गई है। जब इस एम वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, तब ये सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट से हट करके फिर कंटिन्यूस फॉर्म में चला जाता है। यहाँ तक आया समझ में? इस प्रकार से हम इज, एम और आर वाले वाक्यों में भी इज, एम और आर वाले वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे विराट इज ए प्लेयर। दूसरा सेंटेंस है अपना आई एम ए डॉक्टर। अगला सेंटेंस है अपना वी आर स्टूडेंट्स। तो ये सेंटेंस किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर हम इज वर्ब को, एम वर्ब को और आर वर्ब को देख करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये कंटिन्यूस ही टेंस का सेंटेंस होगा, लेकिन ये जब इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाए तो ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस ही कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। जैसे आई हैव ए कार। यहाँ पर हम हैव को देख करके परफेक्ट टेंस की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये हैव हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यहाँ मेन वर्ब में इसका प्रयोग किया गया है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, या मेरे पास एक कार रखी है। तो यहाँ पर है वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है। जब इसी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाए तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। जैसे आई हैव बिल्ट ए हाउस। यहाँ पर इस हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखा गया है और इसे यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में दर्शाया गया है। ये सेंटेंस हमारा कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये कहलाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अगला सेंटेंस शी हैज टू ब्रेड्स। यहाँ पर हैव को मेन वर्ब के रूप में दर्शाया गया है,
तो फिर इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस मानेंगे। तो बताओ यहाँ तक कोई समस्या समझ में आया? इज, एम, आर और हैज वर्ब को प्रयोग करने से भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। तो हमने सीखा है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आ जाए तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाता है। लेकिन सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज और हैव भी आ जाए तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाएंगे। लेकिन ये कब? जब इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाए तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर कहलाएंगे। अगली पहचान इसकी, इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है। कब? जब यह भी मेन वर्ब के रूप में हो। अगली पहचान इसकी क्या है? वाक्य में डू और डज आने से भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे जब इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाए या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाए, तब भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। कैसे देखते हैं हम? आई डू इट, यहाँ पर डू को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाएगा। ही डज इट, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाएगा। आई डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। आई डज इट, वह ऐसा करता है। लेकिन जब इस डू और डज का प्रयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ पर डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में दर्शाया है और प्ले को मेन वर्ब के रूप में दर्शाया है। इस डू और डज का प्रयोग जब हम सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम इसका प्रयोग केवल और केवल सहायक क्रिया के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं या फिर इसका प्रयोग हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। लेकिन जब इसका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, चाहे वाक्य नेगेटिव हो चाहे वाक्य इंट्रोगेटिव हो। इस प्रकार से हम डू और डज वाले वर्ब वाले वाक्यों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सामान्य जानकारी, जिसे हम अक्सर गलती कर जाते हैं, इसके बारे में हमने एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। हमने सीखा है कि वाक्य में यदि इज, एम और आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। यदि वाक्य में हैज और हैव का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में किया जाए तो भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। यदि वाक्य में डू और डज का प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाए तो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। और मेन वर्ब के रूप में यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं तो भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब लगता है, इसके बारे में हम देखेंगे। जब
वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, जिससे वर्ब सिंगुलर बन जाती है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। पूरी अंग्रेजी की यह रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम मेन वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं। उस सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हो सकता है ही, हो सकता है सी है, इट है, सी का नाम है, और कोई सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में एस ई एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब किया जाता है। तो जब वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया वी, यू, दे, और एक और है सब्जेक्ट हमारा आई। ये थोड़ा सा भिन्न है क्योंकि इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह से आई हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। और प्लूरल नाउन या नंबर के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब हम सीखेंगे, सूत्र देख लेते हैं। सेंटेंस के प्रकारों में सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में लिखेंगे हम सब्जेक्ट। अब हम वाक्य को नकारात्मक बनाते हैं तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे जो है डू और डज। फिर उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर हमने बात की थी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में डू और जो डज हेल्पिंग वर्ब, इनका प्रयोग हम सर्वप्रथम करते हैं।
फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से हम वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से वाक्यों को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं, उसी स्थान पर हम डू का प्रयोग करेंगे। जब हम किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, ऐसी स्थिति में हम जब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो उस जगह हम डज का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से आई के साथ हम डू लगा रहे हैं, तो फिर ई के साथ डज। जैसे और भी देखो, he reads a story। सेंटेंस है हमारा he reads a story। अब देखो इसको ध्यान से, हमने सीखा है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। जब वर्ब में एस या एस लगता है तो वह वर्ब सिंगुलर बन जाती है। जब वर्ब में एस या एस लगता है तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वह क्या है, ये सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लाएंगे, सिंगुलर। तो यहाँ हमने प्रयोग किया ही रीड्स ए स्टोरी। तो इस प्रकार से हमने वर्ब का प्रयोग किया। पर हम इसी वाक्य को जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे और उसमें हेल्पिंग वर्ब जब डू और डज का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे कि जब मैंने बताया कि जब यदि वर्ब में एस या एस आ रहा है तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे डज का। किसका प्रयोग करेंगे, डज का। ही डज नॉट रीड ए स्टोरी। अब हम यहाँ रीड्स नहीं लिखेंगे क्योंकि अब यहाँ पर सहायक क्रिया डज का प्रयोग कर दिया गया है। इस कारण से अब यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज ही रीड ए स्टोरी। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा है और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। और अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम कंपटीशन की दृष्टि से भी अध्ययन करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।